आज की ताजा खबर फिर से एक बार यूएस मार्केट्स के साथ शुरू करते हैं। यूएस मार्केट्स कल बहुत पॉजिटिव थे। अराउंड 1.5% टू 2.15% तक ये मार्केट्स ऊपर गए थे। ब्रॉडर लेवल पे डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो या फिर नैस्डैक हो, सारे इंडाइसेस कल काफी अच्छी तरीके से ऊपर थे। उसके पीछे का मेजर मेजर रीजन ऐसा कोई स्पेसिफिक नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक ये सी सॉ बैटल जो है वो चल रही है। बिकॉज अगर वैसे देखा जाएगा तो IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसे कहते हैं, उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ के टारगेट्स भी डिक्रीज किए टू 3.6%। मतलब इन दिस कैलेंडर ईयर जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी, ग्लोबल ग्रोथ, वो 3.6% रहेगी। और कितना कम किया है? 80 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.80% से इसको नीचे लाया गया है। फिर भी मतलब इतना ग्रोथ के टारगेट्स कट करने के बावजूद कल मार्केट्स ऊपर थे। इवन फॉर 23 कैलेंडर ईयर 23 आल्सो दे हैव डिक्रीज द ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक बाय 0.20%, एंड फॉर कैलेंडर ईयर 23 आल्सो द ग्लोबल ग्रोथ कुड बी एट 3.6%। सो ये जब ग्लोबल ग्रोथ के टारगेट्स नीचे लाए गए IMF की तरफ से, उसके बाद क्रूड प्राइस ने, ब्रेंट क्रूड ने उसको निगेटिवली रिएक्ट किया, and that's why Brent crude went down by $5 per barrel. So अभी की जब ये वीडियो हम बना रहे हैं तो ब्रेंट क्रूड की जो प्राइस है वो $108 पर बैरल, $108 पर बैरल तक जा चुके हैं। दो ये कुछ चीजें हमें अच्छी लग रही है, बट यूएस का जो 10 ईयर जिसे यील्ड है, दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 2.96%। सो 10 साल का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यील्ड है या कि बॉन्ड पेपर का इंटरेस्ट रेट है, वो 2.96% पे अभी है। अगर 30 ईयर का, जैसे हम 10 साल का जीसेक देख रहे हैं, वैसा 30 ईयर का जीसेक अगर हम देखते हैं यूएस का, so that particular paper is trading above 3%. so long term के जो yields है यूएस के, वो ऑलमोस्ट 3% टच कर चुके हैं। सो बाहुबली जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है और उसका प्रेशर इक्विटी मार्केट्स पे रहेगा ही रहेगा। सो अब जब तक चीजें सेटल डाउन नहीं होती और जब तक इंटरेस्ट रेट्स के नीचे जाने की बातें नहीं होंगी, तब तक ये एसेट क्लास शायद अट्रैक्टिव नजर आ सकता है फॉर क्वाइट सम टाइम। सो नाउ एवरीथिंग विल बॉइल डाउन टू की कंपनी स्पेसिफिक एक्शंस, कि कंपनीज के रिजल्ट्स कैसे आ रहे, कंपनीज ग्रोथ कैसी दे रही है। तो ओवरऑल एक जो सेंटिमेंटल पॉजिटिव मार्केट का रहता है कि भाई देयर इज नो अल्टरनेटिव अवेलेबल इन अदर एसेट क्लासेस, एंड दैट्स व्हाई इक्विटी की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव है इंस्टीट्यूशनल पैसों का। वहां पे एक अल्टरनेटिव बाहुबली डेवलप हो चुका है। सो देखेंगे अब आने वाले समय में क्या क्या चीजें होती है। इंडिया का 10 ईयर जिसे भी अगर हम देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज आल्सो एट 7.15%। ये भी नंबर जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स जल्द ही शायद बढ़ सकते हैं। WPI के जो नंबर्स हमने देखे हैं 14.55% के, एंड रिटेल इन्फ्लेशन इन सम स्टेट्स आर अबव 8 and 9% ऑल्सो। सो डेफिनेटली RBI को ये सारी चीजें एक्नॉलेज करनी होगी एंड इंटरेस्ट रेट्स, रेपो रेट्स बढ़ाने ही होंगे। MCLR के रेट्स कल ही हमने देखे थे, SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, उन्होंने 0.10% से ऊपर लेके गए हैं। दैट्स व्हाई अभी आपकी EMIs भी कॉस्टलियर होने वाले हैं। प्लस प्राइवेट बैंक्स ने भी, कोटक हो या फिर एक्सिस बैंक, उन्होंने भी 0.05% से MCLR के रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो वहां पे भी EMIs ऊपर जा चुके हैं। सो ये प्रेशर्स आने वाले समय में शायद बन सकते हैं। SGX निफ्टी जो है आज शायद पॉजिटिव हो सकता है, मतलब SGX निफ्टी तो पॉजिटिव है, तो मार्केट को भी शायद पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकती है। 17,065 के लेवल्स पे ये नंबर्स है। कल हमने देखा था कि लास्ट 1 आवर में जबरदस्त सेलिंग हुई थी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से। कोई स्पेसिफिक रीजन एक ही समझा था कि यूक्रेन और रशिया के वॉर में रशिया ने बोला था कि अब ये जो वॉर है ये नई स्टेज में जा चुका है। सो ये मार्केट ने निगेटिवली लिया था, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। जब हम यूरोपियन मार्केट्स भी की ओपनिंग भी देखते हैं और इंडियन मार्केट्स का फॉल भी देखते हैं, सो दैट वाज द ओनली रीजन व्हिच वाज प्लेइंग आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो कुड बी वो एक चीज हो सकती है।
बाकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया के भी ग्रोथ फोरकास्ट को स्लैश किया है फॉर FY23। ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंडिया की ग्रोथ जो होगी वो 8.2% की होगी, ऐसा मानना है IMF का। लास्ट फोरकास्ट जो था जैन मंथ में जो उन्होंने दिया था वो 9% का था, तो वहां से ये 8.2% यानी कि 0.80% से 80 बेसिस पॉइंट से उसको नीचे लाया गया है। उसके पीछे के रीजंस क्या है? हाई ऑयल प्राइसेस का इंपैक्ट ऑन प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ये बहुत ज्यादा हो सकता है, और उसी की वजह से यहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ थोड़ी सी म्यूट हो सकती है फ्रॉम द अर्लियर एक्सपेक्टेशंस ऑफ 9% टू 8.2%। देखते हैं कितना क्या होता है, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट ईयर्स एक्सपेक्टेशन। अब जैसे लास्ट 2 महीनों में ये सिचुएशन डेवलप हुई है क्रूड के प्राइसेस की और रशिया और यूक्रेन के वॉर की, हु नोज आने वाले समय में कुछ और सिचुएशंस डेवलप हो जाए पॉजिटिवली, तो शायद फिर से अपग्रेड्स भी होते हैं। सो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो खुद को भी बिजी रखना चाहते हैं और उसके हिसाब से ये चीजें होती रहती है। तो शॉर्ट टर्म में न्यूज मैटर्स, लॉन्ग टर्म में इट्स ऑल अबाउट हाउ द बिजनेस परफॉर्मेंस इज हैपनिंग। सो लेट्स सी। बाकी जियो एंड वोडाफोन ने फिर से एक बार फरवरी मंथ में अपने सब्सक्राइबर्स को लूज किया है, बट एयरटेल ने यहाँ पे नेट सब्सक्राइबर्स यहाँ पे एयरटेल के गेन हुए हैं। तो जियो ने 36 लाख मतलब 3.6 मिलियन यूजर्स लूज किए हैं इन द मंथ ऑफ फेब 2022। जियो ने वोडाफोन आइडिया ने भी 15 लाख यूजर्स को लूज किया है इन द मंथ ऑफ फरवरी, बट एयरटेल ने 16 लाख सब्सक्राइबर्स यूजर्स को ऐड किया है इन द मंथ ऑफ फरवरी 2022। सो लुक्स लाइक कि बहुत मतलब आफ्टर दिस कंसोलिडेशन, आफ्टर दिस प्राइस टैरिफ वॉर बैटल इज ओवर, सो यहाँ पे एयरटेल बहुत ही बढ़िया तरीके से खुद को पोजीशन करता हुआ नजर आ रहा है। Not surprised with what is happening in Jio, though nothing alarming, believe me। वो जो acquisitions उन्होंने aggressively किए थे at that point of time, तो बहुत सारे second numbers भी थे वहां पे। अब शायद शिफ्ट जो है वो वोडाफोन से जियो और एयरटेल की तरफ ही होगा। सो ये जो भी एक सरप्लस नंबर 2 सेकंड नंबर जो ऑप्शनल लोगों ने लिया था, शायद वो सरेंडर हो रहा है बिकॉज ऑफ टैरिफ हाइक्स जो उन्होंने लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर में भी किए थे, तो उसका इंपैक्ट शायद यहाँ पे थोड़ा सा होता हुआ नजर आ रहा है, देखेंगे। बट आई डू नॉट थिंक एनीथिंग अलार्मिंग फॉर जियो। सो इट्स ओके। अब देखेंगे Q4 के जब रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें पता चलेगा एक्चुअल टैरिफ हाइक्स जो उन्होंने की थी उसका इंपैक्ट देयर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पे कितना होता है, एंड जो जर्नी उन्होंने ली है 200 रुपए का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर और वहां से 300 रुपए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का टारगेट लेके चल रही है कंपनीज, तो वो कैसे अचीव करते हैं ये भी देखने जैसा होगा। बाकी लास्ट 9 ट्रेडिंग सेशंस में HDFC ट्विंस 20% गिरे, कितना 20% ईच। सो जब अनाउंसमेंट हुई थी मर्जर की वहां से ये 10% ऊपर गए थे और उस 10% हाइक के बाद वो वहां से 20% नीचे आ चुके हैं, तो सबको ऐसा लग रहा है भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है इन कंपनीज के साथ। तो क्या सही में मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है क्या HDFC में, या फिर HDFC बैंक में ये मर्जर के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्या? SLR की रिक्वायरमेंट्स बढ़ सकती है, CRR की रिक्वायरमेंट्स बढ़ सकती है, कॉस्ट ऑफ फंड्स उसकी वजह से बढ़ जाएंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन उसकी वजह से डिक्रीज हो जाएंगे। सो ये सारे कंसर्न्स लोगों को थे, मतलब इंडिविजुअली जब ये कंपनी चल रही थी तो वहां पे इतनी कंसर्न्स नहीं थे, जब मर्जर हो रहा है तो ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सो इट सरप्राइजेस मी कि एक तो HDFC बैंक को कितनी बड़ी रिटेल लेंडिंग की बुक यहाँ पे मिल रही है, लॉन्ग टर्म रिटेल एसेट्स की बुक उनको यहाँ पे मिल रही है। HDFC लिमिटेड को जहां पे कॉस्ट ऑफ फंड्स ज्यादा होते थे, पैसा अरेंज करने में प्रॉब्लम होती थी, कंपीटिंग विथ अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और PSU बैंक्स जहां पे कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत कम होते थे, वो कितना मुश्किल जाता था। जब ये मर्ज हो जाएंगे HDFC बैंक के साथ, वहां पे आसानी कितनी ज्यादा हो सकती है टू रेज मनी। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है आई थिंक इन द शॉर्ट ड्यूरेशन दिस सेंटिमेंट इज प्लेइंग आउट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे अच्छा खासा सेल कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है अगर इस तरीके से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक अगर HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड में कम किया, और जब मर्ज होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर 15% का होल्डिंग का कैपेसिटी अवेलेबल हो जाता है फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, देन दिस मर्ज्ड एंटिटी विल बी इंक्लूडेड इन MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स।
तो उस वक्त आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट इस पर्टिकुलर एंटिटी पे हो सकता है। द काइंड ऑफ फ्लोज this company can expect at that point of time, 15% of the merged entity of 12 से 13 लाख करोड़ रुपए। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, उस नंबर को आप जरा कैलकुलेट कीजिएगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस रह सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के। सो आई स्टिल फील कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन में ये जो चीजें हो रही है, इट शुड नॉट डिटर यू फ्रॉम योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। इसीलिए एचडीएफसी लिमिटेड हो या फिर एचडीएफसी बैंक हो, ये बहुत ही स्ट्रांगली हमारे रडार पे है एंड वी विल कीप ऑन एनालाइजिंग। बिलीव मी, एक्सपेक्टेशन से कम नंबर्स आना ये बहुत बार ज्यादा ओवररेट हो जाता है मार्केट में, बट अंडरलाइंग परफॉर्मेंस जो है, ग्रोथ जो है 23% की, people start ignoring that. The risk management, gross NPAs and net NPAs of HDFC Bank, वो एक बार देख लीजिए आप, प्रोविजनिंग उसकी देख लीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट का टूल यूज किया जा रहा है HDFC बैंक में, एंड दे आर ग्रोइंग सो वेल। एडवांसेस की ग्रोथ आपने देखनी चाहिए। इवन जिनको सबको लग रहा था कि भाई होलसेल बुक बढ़ रही है, कॉर्पोरेट लेंडिंग बढ़ रही है बैंक में, लुक एट दी ग्रॉस एनपीए नंबर्स ऑफ देयर कॉर्पोरेट लेंडिंग, इट्स 0.55%। कितना? 0.55%। जहां पे पीएसयू बैंक्स में ये नंबर्स डबल डिजिट जा चुके हैं, वहां पे ये प्राइवेट सेक्टर बैंक इज कंट्रोलिंग द एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस एट 0.55%। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग रियली गुड इन एचडीएफसी बैंक इन द शॉर्ट ड्यूरेशन। बहुत सारे सो कॉल्ड पंडित्स जो है, जो ट्विटर पे है, यूट्यूब पे है, कि वो उनको लग रहा है भाई they have started comparing these stocks with the momentum stocks. So I think कहीं ना कहीं जो एक लॉजिक होता है इन द शॉर्ट ड्यूरेशन वी लूज दैट। एंड बिलीव मी, अच्छे मतलब जिन्होंने फंड्स मैनेज किए हैं, म्यूचुअल फंड्स मैनेज किए हुए, फंड मैनेजर रह चुके, वहां से भी जब ऐसी बातें आती है तो मतलब शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर to just prove some point how you are making things visible to other people. I think that is not right. That's what I feel. खुद समझिए एंड देन टेक योर डिसीजंस, ये मैं हमेशा आपको कहना चाहूंगा। बाकी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, इसलिए फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड्स जो है, फ्लोटर फंड्स जिनको कहा जाता है, वो वापस एक बार डिमांड में आते हुए नजर आ रहे हैं। सो नॉर्मली जो मार्क टू मार्केट रिस्क होती है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, एनएवीज नीचे आते हैं, ये अगर आपको अवॉइड करना है डेट फंड्स में, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो एडजस्ट होते जाएंगे। सो नेगेटिव रिटर्न्स जो होते हैं उसमें नॉर्मली ज्यादा दिखते नहीं है। सो दैट्स व्हाई फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड्स आर इन पॉपुलर डिमांड। रशिया यूक्रेन वॉर एंड चाइना के सप्लाई कंस्ट्रेंट, इसकी वजह से इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी बूम होती हुई नजर आ रही है। ऑल टाइम हाई लेवल पे इनके सेल्स जा चुके 20 मिलियन टन्स। आई थिंक दैट्स द नंबर्स वी आर एक्सपेक्टिंग इन 22। सो अगर रशिया और यूक्रेन भी देखेंगे तो अराउंड दोनों का मिला के कुछ 25 मिलियन, अराउंड 15 मिलियन टन्स का सप्लाई है। रशिया सप्लाइज 9 मिलियन टन ऑफ स्टील एंड यूक्रेन सप्लाइज 6 मिलियन टन ऑफ स्टील। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से पूरा डिसरप्ट हो चुका है। तो वहां पे इंडियन स्टील मेकर्स को बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली एशियन अगर पीयर्स की हम बात करते हैं तो वहां से, एंड दैट इज टर्निंग आउट टू बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर इंडियन स्टील कंपनीज। बाकी प्रॉपर्टी डेवलपर्स को लगता है कि गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना चाहिए कि जिस तरीके से रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रहे हैं, देयर आर सम रॉ मटेरियल्स व्हिच हैव ग्रोन बाय, जहां पे इन्फ्लेशन 50 से 100% तक भी नजर आ रहा है। तो बिल्डर्स बोल रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बायर्स के साथ किए फॉर सम अमाउंट, मतलब जो प्राइसिंग्स के, वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे ही रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ते गए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को वहां पे इंटरवीन करना ही होगा। एक सर्वे लिया गया है जिसमें 60 to 70% builders are suggesting it is not possible for them to honor the contracts with the buyers to provide the real estate at the contracted prices। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वहां पे वो ऑनर नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे ही इनपुट कॉस्ट बढ़ते जाएंगे। तो नोबडी, मतलब टिपिकल बिजनेस में कोई 50 और 100% का रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ना एक्सपेक्ट नहीं करता है। पूरे के पूरे मार्जिन ही वहां पे खत्म हो जाएंगे, स्पेसिफिकली अगर स्टील और सीमेंट की रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल हम देखते हैं तो। सो लेट्स सी। बाकी टाटा पावर जो है वो 60,000 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान कर रहा है फॉर इट्स रिन्यूएबल पावर, मतलब क्लीन एनर्जी जो है जिसमें सोलर है या फिर विंड है, उसमें
60,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाला है टाटा पावर इन द नेक्स्ट 5 years। तो एक अर्ली मूवर एडवांटेज बहुत ही जबरदस्त तरीके से टाटा पावर ने भी यहाँ पे लिया हुआ है, स्पेसिफिकली रिन्यूएबल पावर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। जो अभी का उनका ओवरऑल कैपेसिटी है रिन्यूएबल की, दैट इज अराउंड 30%। दे वांट टू इंक्रीज इट टू 80 to 90% इन कमिंग 5 to 10 years। So let's see from that point of view, definitely capital expenditure यानी कि इंडिविजुअल मतलब कंपनीज इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगेगी वहां पे। सो कंपनी इज रेडी टू डू दैट। ऑलरेडी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे बाहर के लोगों को कंपनी में लाना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड देयर आर प्लान्स अहेड एंड अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। करंटली जो हम पावर क्राइसिस देख रहे हैं, कोल सप्लाई एंड ऑल दोस थिंग्स, उसकी जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली रिन्यूएबल पावर इज रिक्वायर्ड। सो हमारी ये जो डिपेंडेंसी है स्पेसिफिकली ये जो समर सीजन में जो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, वहां पे हमेशा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसको फुलफिल करने के लिए आई थिंक ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, स्पेसिफिकली सोलर एनर्जी को अच्छी तरीके से अगर यूज किया जाएगा, दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच। बाकी एफआई का सेल ऑफ क्यों हो रहा है, इसके बारे में एक मैं न्यूज पढ़ रहा था। तो मेजर 2 रीजंस है, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई वैल्यूएशन। अब आप बोलोगे यार हाई इन्फ्लेशन तो सब जगह पे है, तो और हाई वैल्यूएशन भी ऑलमोस्ट सब जगह लग रहे हैं। तो ये जो कंपैरिजन मेजरली हो रहा है, ये एशियन पीयर्स के साथ हो रहा है, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई वैल्यूएशन। तो अगर एशियन पीयर्स में जो मेन कंपटीटर है इंडिया का वो है चाइना, तो वहां पे इन्फ्लेशन भी कंपेयर टू इंडिया कम है एंड वैल्यूएशन भी इंडिया के मार्केट्स के हिसाब से कम है। एंड दैट्स व्हाई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में एलोकेशन भी चाइना को ज्यादा है। शायद ये शिफ्ट हो सकता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जो रिस्की एसेट्स माने जाते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट्स को समझते हैं, तो उसमें शायद कुछ ना कुछ एलोकेशन इज टर्निंग टुवर्ड्स चाइना एंड दैट्स व्हाई थोड़ा सा कंसर्न एफआईआईज को यहाँ पे हो सकता है। दैट्स व्हाई दे आर सेलिंग। सो इट्स ओके, दिस इज वन ऑफ द रीजंस। प्लस यूएस मार्केट्स में जो यील्ड्स भी ऊपर गए, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है व्हाई एफआईआईज आर सेलिंग। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि अपना जो नया इनिशिएटिव है आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। आपका जिस तरीके का सपोर्ट है वो तो हमें समझ में आ ही रहा है। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।